फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम 2023 में पूछे जाने वाले साइंस का, जिसमें फिजिक्स भौतिकी का है, सभी इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ड्राइवर के जो बगल में लगी होती है दोनों तरफ, एक ड्राइवर तरफ एक बाएं ओर, क्योंकि यह वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वह सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होती है वह विस्तृत होता है, जिसके कारण चालक को पीछे से आने वाले वाहन आसानी से दिख जाता है। इसलिए इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। तो जब भी अंतर लिखने के लिए आए स्टूडेंट्स तो इसी प्रकार आप लिखेंगे। बाईं ओर उत्तल दर्पण कर लेंगे, दाईं ओर अवतल दर्पण कर लेंगे, और बीच में अगर एक लाइन खींच लीजिए, अति उत्तम है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा रहता है। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसमें अवतल में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। इस अंतर को भी आप उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार हम बोल रहे हैं। वास्तविक बाईं ओर, आभासी दाईं ओर में कर दिया हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ लिखेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। क्वेश्चन 4, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ क्या है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का आकार दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। क्लियर? इस सवाल को इसी प्रकार आप हल करेंगे। क्वेश्चन 5, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। कभी कभी एक उपयोग, कभी दो उपयोग इस प्रकार से देता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में, हजामती बनाने में और सौर कुकर में, और दंत चिकित्सक द्वारा गला, नाक, कान इत्यादि को देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में, गलियों में लगे प्रकाश लैंप बल्बों में और पेरिस्कोप में किया जाता है। क्वेश्चन 6 है कि अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। यानी R = 2F, F = R/2। इस प्रकार से हमें सिद्ध करनी है। इसके लिए हम एक अवतल दर्पण ले लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे। ये आरेख तो आपको खींचना ही है, ये आरेख खींचना है। अवतल दर्पण है क्योंकि उभरा हुआ भाग है रजित किया हुआ, धंसा हुआ भाग से परावर्तन हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। P, F और C अंकित कर दीजिए। C, दो समांतर किरणें AB और D अवतल दर्पण से टकराकर F पर मिलती है। देखिए, एक AB, एक किरण लिया हूँ AB, और एक किरण हम D लिया हूँ। ये दोनों परावर्तन के बाद F पर मिलती है। ये दोनों कहाँ मिल रही है? तो F पर मिल रही है। कोण 1 = कोण 2 मैं यहाँ नाम दे दिया हूँ, नहीं भी दे सकते हैं आप।
इसका नाम लिख लीजिएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और टू का नाम लिख लीजिएगा सी बी एफ। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हैं, बराबर है। 1 और 3 एकांतर कोण से हो गए। इस कोण का नाम, जो कोण 1 है उसका नाम आप लिख सकते हैं कैसे, ए एंगल, इस प्रकार से एंगल ए बी और सी इक्वल एंगल 3 का नाम दीजिएगा बी सी एफ, बी सी एफ, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। ये दोनों बराबर एकांतर कोण से हैं क्योंकि ए बी और बी सी जो है वह समानांतर है। कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 बराबर है, अतः त्रिभुज बी एफ सी समद्विबाहु होगी। क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समद्विबाहु है क्योंकि आधार पर के कोण बराबर हैं। कोण 2 और कोण 3 क्या है, बराबर है। तो जब समद्विबाहु है इसका मतलब सी एफ और बी एफ जो है भुजा वह समान है, बराबर है। बी एफ बराबर पी एफ तथा सी एफ बराबर पी एफ होगा, या तो एफ जो है वह मध्य बिंदु है किसका, पी सी का। पी और सी का मध्य बिंदु एफ है। या तो इसे इस प्रकार भी किया जा सकता है कि अगर बिंदु बी पी के निकट हो, अगर बिंदु बी पी के निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ ले लेंगे, बी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि वो पैरेलल होगी और एंगल 2 और यहाँ एक एंगल जो बन रही है बी एफ पी इक्वल होगा एकांतर कोण से। ये दोनों एंगल जब बराबर हो गई तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि बी एफ और पी एफ बराबर है। जब बी एफ पी एफ बराबर है, अब बी एफ और सी एफ बराबर था, इसका मतलब पी एफ बराबर सी एफ हो गई। तो अब हम लिखेंगे पी एफ बराबर 1/2 पी सी, पी एफ मध्य बिंदु है तो 1/2 पी सी, यानी पी एफ का हम क्या वैल्यू लेंगे, एफ ध्रुव से फोकस की दूरी एफ से सूचित होता है जिसे फोकस दूरी कहते हैं, और पीसी को हम आर सूचित करते हैं। आर पीसी को क्या कहते हैं, आर। देखिए पीसी को क्या कहा गया, आर, पीसी आर हो गई जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी से आर जो है वह दुगनी होती है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर बराबर 2f, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर बराबर 2f हो गई। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर भाषा में यहाँ लिखना है तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। बस किरण आरेख पर ध्यान दीजिए, ये सवाल किरण आरेख खींचने के लिए बताए गए। तो एक उत्तल लेंस बना लीजिए, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कक्ष बना लीजिए, और लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 F2 अंकित कर दिए दोनों ओर। एक वस्तु को रखिए, आपतित किरण डालिए तो लेंस के बीच से यहाँ से अपवर्तन होती है। इसे इस प्रकार से गुजर जाना चाहिए था, लेकिन अविलंब की ओर मुड़ गई है। उसका यहाँ से लेंस के द्वारा बन रहा है आपका प्रतिबिंब। समझिए, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है A'
बी डैश, ए बी जो है वो आपका वस्तु रखा हुआ है, यहाँ बना उसका प्रतिबिंब बना, बड़ा करके दिखा रहा है प्रतिबिंब को, देखिए यहाँ मानव का नेत्र है, यहाँ से देखेगा। इस प्रकार से किनारा रेखा आपको खींच लेनी है। 2 नंबर का सवाल आएगा, 3 नंबर का सवाल आएगा। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका दी गई है, उसकी सतह को बिना छुए हुए आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को छपे हुए, मुद्रित मतलब छपा हुआ अक्षर जो होता है, जो हम लिख दिए या किताब में छपा हुआ, उसके ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हम कहेंगे उत्तल लेंस होगा, और यदि आकार छोटा दिखाई दे तो कहेंगे अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षर बराबर समान आकार का दिखाई दे तो हम कहेंगे कि कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। लेंस की क्षमता क्या है, इसका मान और मात्रक लिखें। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, जिसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। जब फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है तो P बराबर यानी पावर यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, जहाँ 1 मीटर में, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 1 मीटर = हम यहाँ 100 कर सकते हैं, 100 cm। f का मान मीटर में है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। एक डायप्टर उत्तल लेंस की क्षमता है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होने के कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है, कभी नहीं। इसके कारण ही तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जो सवाल मैं दिया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल को आप हल कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, एक तरह से याद कर लेंगे। आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? आँख द्वारा अपने सिलेरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब दिया हूँ मैं, जो बार बार पूछता रहता है। मेरा गेस किया हुआ सवाल 80 से 90% तक लड़ ही जाते हैं। नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को सिलियरी पेशियों द्वारा नियंत्रित करता है। इस बात को कंफर्म कर लेनी है, याद कर लेनी है। इस लाइन को जरूरी है, इस लाइन को सबसे पहले याद करके लिखनी है। यदि वस्तु अनंत से आँख की ओर चलता है तो आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को बढ़ाकर वस्तु से आने वाली किरणों को रेटिना पर फोकस कर देती है। दृष्टिदोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। ऐसी कमी ही दृष्टि दोष कहलाती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण एवं उसके उपचार लिखें। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जब नेत्र के द्वारा दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखे तो वह आँख निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक लंबा हो जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है? कम जाती है। नेत्र लेंस के मोटा होने से फोकस दूरी कम जाएगी। इसका उपचार अपसारी या अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। सीधे इसका उल्टा, ये था आपका निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, मैं यहाँ अवतल केवल लिखा हूँ, लेकिन यहाँ ना आगे तो लिखा है उसका लेंस अपसारी या तो अवतल होती है, अपसारी को ही अवतल लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु अवशोषित कर लेता है। किसको? प्रकाश के किरणों को, उसकी ऊर्जा को। गैसों के अणु और परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ओम का नियम लिखकर उसे सत्यापित करें। अभी आई ग्राफ को खींचने और उस ग्राफ की प्रकृति को लिखें। आप खींचिए ग्राफ को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप,
में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी भी बराबर आर आई है, जहाँ आर क्या एक नियतांक है, और इस प्रकार से आपको एक आरेख खींच देनी है। भी जहाँ विभवांतर को बता रहा है, जहाँ धारा को ओम के नियम के अनुसार भी बराबर आई इंटू आर, आर प्रतिरोध को बताएगा जी। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचें। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ कहते किसको हैं, हम उसे परिभाषित कर लेंगे। विद्युत धारा के लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। परिपथ दो होते हैं, एक खुला परिपथ, एक बंद परिपथ। लगातार की जगह पर आप खुला भी लिख सकते हैं। बंद परिपथ से धारा का प्रवाह होती है, और जबकि खुला परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार से आप आलेख खींचेंगे। सेल दे दिया हूँ, मोर देन सेल रहेगा तो बैटरी हो जाएगी। स्विच दे दिया हूँ, एमीटर दे दिया हूँ, बल्ब लगा दिया हूँ। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखो और इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करो। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे। ये विद्युत मोटर का चित्र है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। कार्यविधि देखिए। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली क्या लगा होता है, चुंबक, जिसके अवतल ध्रुव, ये ध्रुव है, अवतल है, देख रहे हैं, बाहर की ओर उठा हुआ है, नीचे की ओर धंसा हुआ है। खंडों के बीच तांबे के तार को कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। जो कुंडली है यहाँ बना हुआ इस प्रकार से रहेगा, वो क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित बलयों से R1 और R2 से जुड़े होते हैं। देखिए यही बलय है, ये वाली है R1, ये वाली है R2, यही बलय है जी, ये दोनों बलय है। बलयों के कार्बन के ब्रशों B1 तथा B2, देखिए यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, ये कार्बन के ब्रश हैं। स्पर्श करता था, छुए हुए है इसको। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के ए, बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के पराबल समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। इनसे एक बल युग्म बनने के कारण आर्मेचर क्या करता है, घूमने लग जाता है। आधे घूर्णन के बाद जब सी डी भुजा ऊपर चली जाती है और ए बी भुजा नीचे आ जाती है तब बलों के स्थान भी बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं बनी रहती है। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से घुमाता रहता है। लेफ्ट या फिर बाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी देखेंगे पंखा चालू करते हैं उल्टा घूमता है, कनेक्शन गलत होती है। तो डायनेमो क्या है, विद्युत मोटर पूछे या डायनेमो पूछे, ये सब पूछता रहता है। इस सब चैप्टर में आपको मिलेगा फ्लेमिंग के बामस नियम, ये सब याद कर लेनी है आपको। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक